हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखती है। ये प्रधानमंत्री ने 2012 में कहा था और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, कल 26 दिसंबर को दिल्ली के अंदर एम्स में उनका निधन हो गया। उनकी 92 ईयर्स की उम्र थी। कहीं न कहीं जो उम्र के साथ-साथ जो बीमारियाँ होती हैं उनके कारण उन्हें साँस लेने में दिक्कत हुई कहीं न कहीं। उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाद लगभग साढ़े 9 के आस-पास उन्हें मृत घोषित किया गया। कहीं न कहीं भारत ने आज अपने एक ऐसे सपूत को खो दिया, जिसने भारत की बहुत सेवा की कहीं न कहीं, अलग-अलग डिपार्टमेंट में रहकर, अलग-अलग क्षेत्रों में रहकर, और देश को बड़े से बड़े संकटों से निकाला। आर्थिक संकट उसमें से है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में तो 1 नहीं, 2 नहीं, कई वीडियोज़ लग जाएँगे। उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। अगर आपका उनका रिज़्यूमे भी उठा के देख लेंगे, उनका करियर, तो आप सोच नहीं सकते हैं। जहाँ लोग अपना पूरे की पूरी लाइफ़ एक ही करियर में बिता देते हैं, वहाँ उन्होंने डिफरेंट चीज़ों में, डिपार्टमेंट्स में रहकर काम किया, सिचुएशंस में रहकर, और देश की सेवा तो उन्होंने की ही कहीं न कहीं। तो जान लेते हैं थोड़ा मनमोहन सिंह जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ कही थी वो तो 100% कहीं न कहीं सच साबित है, हो रही है और होती रहेगी। पहले भी थी, लेकिन पहले हम में से कई लोग नहीं समझ पाए, ज़्यादातर लोग। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्परेरी मीडिया। तो बात बिल्कुल सही है। और आपको याद ही होंगे, जब भी पार्लियामेंट में डिबेट्स वगैरह होती थी तो कितनी ज़्यादा शालीनता होती थी, विपक्ष में भी और सत्ता दल में भी। जैसे कि सुषमा स्वराज जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में जो शेर और शायरी का आदान-प्रदान होता था, उसके थ्रू एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना होता था। क्या वो आज के दौर में संभव है? हमें तो नहीं लगता है। एक दौर था, वो भी, ये भी एक दौर है। उन्होंने बहुत कुछ किया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम जानते हैं। वह एक बहुत ही गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए थे। 1932 के अंदर गहा, पाकिस्तान में, जो कि पंजाब, पाकिस्तान के अंदर आता है। और लगभग उन्होंने अपनी चौथी क्लास तक की पढ़ाई वहीं पे की। उसके बाद भारत आ गए थे। तो उनका करियर तो बहुत ही अच्छा रहा है कहीं न कहीं। उन्होंने 1954 में कंप्लीट की थी अपनी मास्टर्स की डिग्री इकोनॉमिक्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी से कहीं न कहीं। 1957 में इकोनॉमिक्स का 3 ईयर का प्रोग्राम उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। 62 में उन्होंने पीएचडी इन इकोनॉमिक्स की फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आप देखते जाइए, उनकी अचीवमेंट्स दिखती है एकेडमिक वाइज़। उसके बाद उन्होंने 1971 में भारत सरकार के अंदर एज़ एन इकोनॉमिक एडवाइज़र के तौर पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर अपनी पोजीशन को ग्रहण किया कहीं न कहीं। उसके बाद 1972 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बना दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। सोच के देखो आप, पहले इकोनॉमिक एडवाइज़र, कई लोग तो उसी पद से रिटायर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री में 1972 में। उसके बाद 1980 से 82 के बीच में वह मेंबर रहे प्लानिंग कमीशन के। आप सोच के देखो, जो आज का नीति आयोग है, वो पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। उसके बाद उनको फर्दर आगे चल के 1982 से 85 में भारत के आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक, उसका गवर्नर बनाया गया। और 85 से 87 के बीच में ही सर्व्ड एज़ एन डेप्टी चेयरमैन ऑफ अ प्लानिंग कमीशन। सोच के देखो आप, उनकी एजुकेशन का लेवल आप इससे तो पता लगा सकते हो उन्होंने कितने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है। तो उनको, उनके लिए एक वीडियो तो कम ही पड़ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 1987 से 1990 तक सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन इन जेनेवा में काम किया कहीं न कहीं। उसके बाद 1990 के अंदर जब सरकार थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की, तो उन्होंने उन्हें अपॉइंट किया एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मार्च। सोच के देखो आप। उसके बाद उन्हें 1991 में अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। और फिर आप सब हम जानते हैं कि वो आसाम से राज्यसभा के सांसद रहे और लगातार इलेक्ट होते रहे 1995, 2001, 2007, 2013। इसके अलावा 1991 से 1996 में जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उन्होंने इन्हें वित्त मंत्री बनाया। इसके पीछे का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है कहीं न कहीं, क्योंकि ये प्रोफ़ेसर थे। तो एक बार उनके घर पे ऐसे मैसेज आता है कि आपको वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेनी है भारत के। तो मनमोहन सिंह को लगा कि ऐसा कुछ नहीं है,
मतलब उनको लगा कि हो सकता है मेरे को गलती से आ गया हो, किसी और को ना, लेकिन वो चीज़ सच थी कहीं न कहीं। उसके बाद वो भारत के वित्त मंत्री बनते हैं। तो एक बार क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे दूसरे एक और पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अब वो तो मजे हुए राजनेता थे। तो उन्होंने, देखो नेताओं का काम होता है क्रिटिसाइज़ करना, राजनीति करना, तो उन्होंने भी ऐसे करके क्रिटिसाइज़ कर दिया होगा मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी, एज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो मनमोहन सिंह जी ने, वो इतने ईमानदार थे मनमोहन सिंह जी कि उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया अपना, 20 दिन तक लगभग काम करने ही नहीं आए। तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताया, मतलब बातचीत करी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको घर जाकर बात की, फिर बाद में कहा कि डॉक्टर साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ पे आप काम करते रहिए, मेरा तो काम है, हमारा तो काम है राजनीति करना। तो उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दोबारा से काम पे लौटे थे कहीं न कहीं। तो उस समय के राजनेताओं में जो अंडरस्टैंडिंग होती थी, वो आज के राजनेताओं में तो बिल्कुल नहीं है। उस समय दौर ऐसा था जब शालीनता बहुत ज़्यादा होती थी, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो। तो उसके बाद डॉक्टर साहब दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर का अपना पदभार ग्रहण किया उन्होंने और कार्य करना शुरू किया। और उसके बाद तो हम सब जानते ही हैं 1991 से 1996 का जो दौर है, उसे तो हम कैसे भूल सकते हैं। फ्रॉम 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से लेकर 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, हम इसके बारे में ज़िक्र करेंगे आगे। तो उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, सोच के देखो। जो मैं आज इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, या फिर जो मैं लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ, या हम सब जो आस-पास में देखते हैं पूरा, ये सब मनमोहन सिंह जी की ही देन है। तो हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। भारत के पास मात्र 15 दिन का लगभग जो फॉरेन रिज़र्व होता है वो बचा हुआ। उस समय उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड में शायद पैसा, सोना रख कर कहीं न कहीं 300 करोड़ रुपए भारत लेके आए थे वो। और उसके बाद से लेके जब 2014 में उन्होंने देश की गद्दी बीजेपी की सरकार को सौंपी कहीं न कहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, तब देश परचेज़ पावर पैरिटी में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका था। सोच के देखो आप, कहाँ 300 करोड़ से लेके $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका था। चाहे वो परचेज़ पावर पैरिटी के टर्म में हो, चाहे नॉर्मल जीडीपी के टर्म में हो। तो ऐसे थे डॉक्टर साहब। इसके अलावा जब लाइसेंस राज खत्म हुआ, तो जो मिडल क्लास आज है, एक तरीके का नया मिडल क्लास का जन्म हुआ भारत के अंदर। सिक्स्थ पे कमीशन जो था, आप किसी भी सरकारी अधिकारी वगैरह से पूछना, बता देगा आपको इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। तो जैसे देश खुला 1996 तक वह वित्त मंत्री रहे भारत के। उसके बाद 1998 से 2004 तक वह लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे राज्यसभा में। और फिर उसके बाद तो 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये थी डॉक्टर साहब की जर्नी पूरी की पूरी। और 2004 से 14 के बीच में तो उन्होंने बहुत ही कमाल कर दिया। आप सोच नहीं सकते ऐसे-ऐसे कार्य किए। और हमें जितना थैंक यू बोला जाए उतना ही कम है। तो हम शुरुआत अगर करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप सोच के देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा अधिकार है, क्या कोई भी सरकार होगी पावर में, वो जनता को ऐसा अधिकार देगी कि हर एक जनता को हक हो जानने का कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है, सरकार कैसे काम करती है, हर एक चीज़ की जानकारी के लिए। तो उन्होंने आरटीआई को इंट्रोड्यूस किया 2005 में। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार तक को दाँव पे लगा दिया था 2008 में, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो हुई उसके लिए। और बाद में हम जानते ही हैं कि भारत के जो अमेरिका से संबंध आज जो मधुर हैं कहीं न कहीं, वह डॉक्टर सिंह की वजह से ही हैं कहीं न कहीं, डॉक्टर साहब की वजह से ही हैं, कि उन्होंने पहल करी कहीं न कहीं। तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कहीं न कहीं हुई 2008 में। इसके अलावा मनरेगा का कानून लेके आया कि 100 दिन तक किसी भी व्यक्ति को काम देना ही पड़ेगा सरकार को। सोच के देखो। और वो इतना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ कि जब सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ अमेरिका में, जब लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ, तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए दुनिया भर में 2008-9 में, तो भारत उससे कैसे बच गया? वो इसीलिए बच गया क्योंकि लोगों के पास पैसा था कहीं न कहीं। मनरेगा का बजट बढ़ा दिया उन्होंने। तो जो पैसा था, तो खरीदारी होगी, तो जो इकोनॉमी का पहिया है वो चलता रहेगा। इसके अलावा वो खुद इकोनॉमिस्ट थे कहीं न कहीं, तो उनको जानकारी थी। सोचो, उस समय का जो पेट्रोल था 2008-9 में, वो 45 से ₹50 के आस-पास होता था। तब लोगों को बहुत ज़्यादा लगता था। और आज की डेट में जो 106 है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 106 और देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 96-98 ऐसे प्राइस है, तो लोगों को ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन सोच के देखो, उस समय ₹45-46 था। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो था, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, उससे हमें बचाया कहीं न कहीं, भारत को सस्टेन कर गया इंडिया। मनरेगा जैसा कानून, राइट टू एजुकेशन, सोच के देखो, 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाई का अधिकार। और जाते-जाते भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एनएसए लेके आए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सबको खाना, जो कोविड-19 में
जितने लोगों तक खाना पहुंचा भारत सरकार ने पहुंचाया वो मनमोहन सिंह जी की देन थी। उन्होंने जाते जाते 2013 में दिया ये भी। तो आप सोच के देखिए, ऐसे थे डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं। जो सरकार आज खाना दे रही है लगभग 80 करोड़ लोगों को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। 2009 में आधार स्कीम लेके आए, जिस आधार स्कीम का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो विरोध करते थे। फिर जैसे ही वो पावर में आए 2014 में, उन्होंने आधार स्कीम को इम्प्लीमेंट ही कर दिया, जनधन योजना। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो देश कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेटमेंट थे हु लेड विथ ह्यूमिलिटी, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कहीं ना कहीं। और बाकी तो आपको फिर याद ही होगा कि 1984 में जो सिख दंगे हुए थे कहीं ना कहीं आफ्टर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी थी। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री जो कुछ भारत में घट रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, क्या उसके लिए माफी मांग सकते हैं क्या? सोच के देखिए आप इस बारे में। हमारे देश के अंदर एक निर्भया का केस हुआ 2012 में, बहुत ही बुरी घटना थी वो जो निर्भया के साथ हुई। उनको फांसी हो गई है 2020 में, लेकिन डॉक्टर सिंह ने उसके लिए माफी मांगी थी पूरे देश से। उन्होंने कहा कि मेरी भी बेटियां हैं। तो सोच के देखो आप, कितने ज्यादा डेमोक्रेटिक थे वो। उनके जो रिफॉर्म्स हैं कहीं ना कहीं उससे ही पता चलता है कि वो कितने डेमोक्रेटिक थे। आरटीआई का एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एनएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अलावा उनको शेर और शायरियों का बहुत शौक था कहीं ना कहीं। तो आप सभी को याद ही होगा, सुषमा जी जो थी, लेट सुषमा स्वराज जी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में जब भी डिबेट होती थी तो शेर और शायरी बहुत होती थी कहीं ना कहीं। अब वो लोग बहुत शालीनता से बात करते थे, वो अलग दौर था। आज के दौर में तो संभव ही नहीं है। तो एक बार सुषमा जी ने कह दिया था कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो डॉक्टर सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो सोच के देखिए आप। इसके अलावा एक बार डॉक्टर सिंह ने कहा था कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो सुषमा स्वराज जी ने रिप्लाई में कहा कि वैसे तो जो शेर व शायरी होती है उसका उधार नहीं रखा जाता है, वापस भी करना पड़ता है। तो सुषमा जी ने कहीं ना कहीं शी हिटेड बैक, कुछ तो बुराइयां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इस तरीके का चलता रहता था। बाकी तो लास्ट में उन्होंने ये भी एक आध बार ये भी कहा कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जो कई सवालों की आबरू देख लेती है। तो जो मैंने शुरू में जिक्र किया ये वही है। तो ऐसे थे कहीं ना कहीं डॉक्टर सिंह। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर देश के अंदर अच्छे कार्य किए। और लास्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें 62 सवाल पूछे गए थे उनसे। सोच के देखो, उनमें से 61 सवालों का लगभग उन्होंने जवाब दिया था। लास्ट में उन्होंने यही कहा था कि, जो मैं फिर से दोहरा देता हूँ एक बार, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। वो सच बात है कहीं ना कहीं। वह काम में विश्वास करते थे, ना कि एडवर्टाइजमेंट इन सब चीज़ों में। और एक किस्सा आपको मैं बताऊं तो, कि असीम अरुण जो कि बीजेपी से हैं, पहले एसपीजी में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में। उन्होंने वाजपेयी की सिक्योरिटी में भी काम किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की में भी। वो अपूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, थे मतलब, अब तो बीजेपी के मंत्री हैं सरकार, यूपी सरकार में। तो उन्होंने एक किस्सा जिक्र किया कि उन्होंने 3 साल तक बॉडीगार्ड रहे वो मनमोहन सिंह के, और उसमें भी एक बॉडीगार्ड जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है उस तरीके के लेवल तक का काम किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या जाना, क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया। तो सोच के देखो आप। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली 2011 में जो अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद से जो नए लोग इमर्ज हुए भारत के पॉलिटिकल कैनवास पर, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, योगेंद्र यादव जैसे लोग, ये लोग भी आज प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं, जो उस समय धरना प्रदर्शन करते थे प्रधानमंत्री जी के घर पे जाके। तो इन लोगों को तो स्पेशली माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके का झूठ क्रिएट इन लोगों ने किया। और आज जो मुख्यमंत्री हैं, जो सब कुछ है, तो ये भी एक बात है। तो एक तरीके का ऐसा लगता है कि कोई नकली आंदोलन था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं अभी तो। लेकिन वही है कि डॉक्टर सिंह तो डॉक्टर सिंह है। जो लोग उन पे आरोप लगा रहे थे उन्हें यही नहीं पता कि वो जिंदगी भर शीशे को साफ कर रहे थे, लेकिन उनको पता चला कि धूल तो उनके ऊपर है। तो डॉक्टर सिंह पे आप उंगली उठा सकते हो, लेकिन उनके ऐसा बनना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने लगभग अपने प्रधानमंत्री के काल के अंदर
114 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, आप सोच के देखो। बराक ओबामा, उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है कहीं ना कहीं, कई बार जिक्र किया है, आपने भी सुना होगा। जब यूएस कांग्रेस में उन्होंने भाषण दिया तो 3 मिनट तक लगातार तालियां बजती ही रहीं। और भी ऐसी अन्य चीज़ें हैं। बहुत बड़ा करियर है उनका, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाए तो 1-2 वीडियो तो कम ही पड़ जाएँगे। बाकी अंततः इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे जो लोग हैं वो देश में बहुत ही कम पैदा होते हैं। तो एट लास्ट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह will forever be remembered as a statesman who led with humility, intellect, and resolve. So, thank you, sir, for your tireless service to the nation. Rest in peace. Your legacy will inspire generations.